आगे चलना है और इस टॉपिक को खत्म करना है। पर क्या मैं लाइव हूं? क्या मैं लाइव हूं? शायद मैं लाइव हूं, शायद मैं लाइव नहीं भी हूं, क्या पता जिंदगी ने क्या चाहा है। Yes, we are live. Very good, guys. Let us begin, guys. Let us begin. आ जाओ जल्दी से शुरुआत करते हैं बातों को, मुलाकातों को, जज्बातों को। Hey guys, hey guys, hey guys. जतिन निमला दिस साइड फ्रॉम इंदौर। स्वागत नंदन अभिनंदन एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया वेलकम है आप लोगों का इंडियाज मोस्ट बिलव सीए टीम दैट इज बाहुबली टीम के अंदर। तो भैया जी कुछ बातें आप लोगों को बताते थे जल्दी से। आप अपनी प्रिपरेशंस को कर सकते हो हमारी वर्चुअल लाइब्रेरी के थ्रू। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर कलर जो है थोड़े से वो आ रहे हैं, जस्ट 1 सेकंड। यस तो भैया आपको हम लोगों के मतलब बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर आपके नोट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्या हमें नोट्स बनाने होंगे, हमें ये करना होगा वो करना होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों को सिंपली जो है वो इन क्यूआर कोड्स को यूज करना है और बाय सर वो क्लास ना हेलो सर 7 बजे तो क्लास थी ना, देखा नहीं सॉरी गाइस। तो यस सरकार, तो भैया जी आ जाएंगे जल्दी से एक बार सभी लोग। तो भैया जी आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए, बहुत सारे बच्चे सर कमेंट कर रहे थे कि सर आपके नोट्स कहां से मिलेंगे, नोट्स कहां से मिलेंगे, नोट्स कहां से मिलेंगे। सिंपली आप जो है अपने नोट्स को फ्री में यहां से एक्सेस कर सकते हैं। यू विल गेट ऑल द नोट्स। चलिए सरकार शुरू करते हैं, अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। यस सरकार, तो भैया जी आप शुरू करते हैं। क्या अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी बात कर ली? हाँ सरकार बहुत सारी बातें कर ली। हम लोगों ने इंडिया की आजादी से लेकर इनफैक्ट इंडिया की आजादी के पहले से हमारी कहानी चालू करी थी, ठीक है। हमने इंडिया की आजादी से पहले कहानी चालू करी थी और आज हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा कि भैया वॉर हुए, ठीक है, बहुत सारे इशू को एक तरीके से काउंटर किया। हाँ याद है हम लोगों को कि सर हमारी आजादी के बाद 3 बार तो वॉर हो गई थी 1991 से पहले। वैसे एक छोटी सी बात बताऊं, यस हमारा कोर्स जो है हमें 1991 तक अलाउ करता है, लेकिन 1991 के बाद भी हमारे देश में एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी जो थी कारगिल वॉर, जो मई में शुरू हुई थी और 26 जुलाई को हम जीते थे। तो मतलब इंडिया ने आज तक सिर्फ 3 वॉर नहीं देखी है, इंडिया ने टोटल आज तक 4 वॉर देखी है, ठीक है। तो चौथी जो वॉर थी वो थी भैया हमारा 1999 में भी हमने वॉर देखी थी। इसके बाद अच्छा ये भी इतनी सी चीजें भी नहीं है, मतलब जस्ट जिन लोगों को नहीं पता उनके रेफरेंस से बताता हूँ। सर ये सारी बातें हमें पता है, हम लोग जानते हैं करेक्ट, लेकिन इसके अलावा जो ये जो हमले हुए हैं, जितने अटैक जो आतंकवादियों के द्वारा किए गए हैं, वो सब भी हमारे लिए बड़ा कंसर्न आज भी है, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार हम लोग ना सारे बड़े बड़े इवेंट्स पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स है, जो छोटी छोटी बातें, जो छोटी छोटी चीजें हैं, उन पे तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे बाबा, ठीक है। तो कंट्री चल रही है, बहुत सारे इश्यूज होंगे। यस सरकार, सो फाइल द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991। यस सरकार, तो भैया जी ये हुआ था अंडर द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। यस सरकार, तो नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने एलपीजी को लेके आए थे। जस्ट फॉर द रेफरेंस, जिन्हें हम सब लोग जानते हैं, लेट श्री मनमोहन सिंह जी जो हैं, जो अब नहीं रहे, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था। मतलब मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूं, अगर मैं आपको इस पूरी कहानी को शॉर्ट में समझाऊं तो हुआ क्या, 1991 में सर इशू हुआ। हाँ सर, 1991 में आपको मालूम है कि भैया कांड हो गया। सर 1991 में ही क्यों हुआ? सबसे पहला हमारे मन में एक सवाल आता है कि सर आप कह रहे हो रिफॉर्म आया, रिफॉर्म आया, रिफॉर्म, अभी लैग है क्या? अभी क्लियर होगा, ठीक है। हाँ सर हम बोलते हैं रिफॉर्म आया, रिफॉर्म आया, रिफॉर्म आया, रिफॉर्म आया, अरे आ गया रिफॉर्म, लेकिन मन में एक सवाल है 1991 में ही क्यों रिफॉर्म आया? वेरी गुड क्वेश्चन। आइए सरकार, द फिस्कल इनिशिएटिव फॉर द, मतलब देखो भैया 1980 से कहानी शुरू हो गई थी। हाँ सरकार 1980 से शुरू हो गई थी भैया, हमारा डेट जो है वो बढ़ रहा था, हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख रहे थे, ठीक है। हमारा पब्लिक डेट बढ़ रहा था, लार्ज पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज हैड टू बी एनमार्क फॉर इंटरेस्ट पेमेंट ओनली, मतलब सरकार का मैक्सिमम पैसा जो था वो सिर्फ और सिर्फ ब्याज देने में ही जा रहा था, यानी बहुत सारी इशू थी। हाँ अभी और रुको, इसी बीच गल्फ वॉर हो गई थी 1990 के अंदर।
तो गल्फ वॉर हो गई 1990 के अंदर। अब गल्फ वॉर मतलब अरे भैया जब ये लोग लड़े होंगे तब हम लोगों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। सर हमें क्या प्रॉब्लम हुई थी? हमें प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि यार आप सोच के देखो, अगर ये लड़ रहे हैं, जब भी इनके बीच में वॉर होगी तो उस समय एक प्रॉब्लम होगी, और वो प्रॉब्लम है रेट बढ़ जाएंगे ऑयल के। लड़ेंगे वो लोग, मरेंगे सब लोग, है ना? हम भी उनमें से एक है ना बाबा। एक सेकेंड, आरवी, हाँ। तो लड़ेंगे वो लोग, मरेंगे तो सब लोग, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएंगे ऑयल्स के। और ऑयल जो है वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, और ऑयल कुछ कंट्रीज से ही निकलता है। जैसे दुबई को बहुत पहले समझ में आ गया था कि यार हमारा एक बार ऑयल खत्म हो गया तो हमें कुछ नहीं बचेगा, इसीलिए दुबई ने पहले ही, ये देखो आप कितना कितना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया। मतलब आज की तारीख में मैं जितने लोगों का इंटरव्यू देखता हूं, चाहे वो हनी सिंह हो, चाहे वो मैडी हो, आर माधवन हो, या फिर कोई किसी का भी इन्फ्लुएंसर को उठा लो, किसी का भी उठा लो, सारे लोग दुबई में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार उन्होंने इतना अच्छा इंफ्रा बना लिया है। ठीक है, अब गल्फ वॉर हुई 1990 में, इसके कारण प्रॉब्लम क्या हुई? अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टेस्ट द लोएस्ट पॉइंट विद द रिजर्व ऑफ ओनली 1.2 बिलियन डॉलर व्हिच बेयरली सफिशिएंट फॉर 2 वीक्स ऑफ इंपोर्ट। मतलब एक ऐसी पोजीशन, अब आप समझो 1991 ही क्यों? क्योंकि सर ऐसा नहीं है कि रिफॉर्म की शुरुआत नहीं हुई थी, रिफॉर्म की शुरुआत हो चुकी थी, यानी कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि अब रिफॉर्म आएंगे, कहीं ना कहीं पता पड़ गया था कि अब रिफॉर्म आएंगे। लेकिन सर 1991 में ही क्यों है? सर 1991 में ही इसलिए है क्योंकि उस समय पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई। गल्फ वॉर हुई, हाँ सरकार गल्फ वॉर हुई। गल्फ वॉर के चलते चलते सर हमारे पास सिर्फ 14 दिन का पैसा बचा था। अब मैं आपको समझाता हूं ये सिचुएशन क्या है। इंडिया की एक ऐसी सिचुएशन है कि मान लो इंडिया जो है वो एक तरीके से आप ये समझ लो कि एक गिरफ्त में है। गिरफ्त मतलब गिरफ्त बोल रहा हूं मैं, इंडिया का मान लो एक्सीडेंट हो गया। अब इस बात को समझना थोड़ा अलग लगता है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये समझ में आ गया तो आपको 1991 हमेशा याद रहेगा। ठीक है, मान लो इंडिया का ना एक्सीडेंट हो गया। अब क्या होता है, मान लो आपका किसी इंसान का रोड पे एक्सीडेंट हो गया, तो सबसे पहले जो उसको आईसीयू में लेके जाते हैं। भैया सुनो, उसके एक्सीडेंट होने से एम्बुलेंस आने तक, उस एम्बुलेंस से उस सामने वाले इंसान के हॉस्पिटल पहुंचने तक क्या बहुत समय लगने वाला है क्या? हाँ जी सरकार, बहुत समय लगने वाला है। तो क्या ये प्रोसेस जो है लंबी टाइम टेकिंग है? सर ये प्रोसेस लंबी टाइम टेकिंग है। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों की इसलिए मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनका खून बहना बंद नहीं होता है। सर आप तो बहुत डीप में चले गए, हाँ 2 मिनट लगेंगे। तो अब क्या हुआ, मनमोहन सिंह जी ने एक तरीके से कहा कि इंडिया का ना एक्सीडेंट हो गया। ठीक है भैया, इंडिया का एक्सीडेंट हो गया, अब क्या करें? इंडिया का एक्सीडेंट हो गया तो सबको पता पड़ गया। अब सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये कि हमें अब इंडिया को उस एक्सीडेंट की पोजीशन से बाहर निकालना है। तो सबसे पहले ब्लीडिंग रोकनी पड़ेगी, और ब्लीडिंग रोकने के बाद जो हाथ में फ्रैक्चर हुआ उसमें पट्टा लगाएंगे, जो जो इशू है वो आईसीयू सब बाद में लिखेंगे। करेक्ट, यही इंडिया में उस समय किया गया। ठीक है, एग्जैक्टली यही काम इंडिया में किया गया। सबसे पहले हमने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट किए। हमने बोला सबसे कम इंपोर्ट कर दो भाई, ज्यादा इंपोर्ट करना नहीं। इंडिया हैड टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल बोरिंग फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड व्हिच इन टर्न पुट फोर्थ नाइट कंडीशन टू करेक्टिवली पॉलिसी मेजर बिफोर एडिशनल ड्राइंग बी मेड। उन्होंने कहा कि भैया देखो अब आपको पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, पैसा चाहिए हम देंगे, पॉलिसी चेंज करो। ये सब शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन थे। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन वही था, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन से अगर ऐसा पड़ रहा है। द फ्रेगल पॉलिटिकल सिचुएशन अलोंग विद द क्राइसिस इन इकोनॉमी फ्रंट बॉल्ड इनटू व्हाट मे कॉल्ड अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है भैया, तो भैया उस समय बहुत सारे इश्यूज हुए क्या? हाँ सरकार। इसी बीच में अब आप देखोगे द ईयर 1991 मार्क एज पैरेलल, मतलब देखो भैया यहां पे क्या हुआ, इंडिया शिफ्ट हो गया सोशलिस्ट इकोनॉमी से मिक्स इकोनॉमी की तरफ। उससे पहले इंडिया पूरा का पूरा जो था, बेटा लाइव चल रही है, ठीक है हाँ। तो भैया अब आप समझो, इससे पहले इंडिया जो था वो सोशलिस्ट इकोनॉमी था। इंडिया हो गया अब उसके बाद हमारा मिक्स इकोनॉमी की तरफ। ठीक है भैया, फंडामेंटल चेंजेस करेंगे, मार्केट फ्रेंडली या फिर मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाई गई, जिससे आज की तारीख में हम मिक्स मार्केट कहते हैं ना, कैपिटलिस्ट नहीं मार्केट बेस्ड, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन लाया गया फिस्कल डेफिसिट के थ्रू, यानी बहुत सारी चीजों को किया गया है। अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ रिफॉर्म मेजर इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस यूनिट। वी शैल नाउ हैव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ मेजर मेजर्स टेकन इन 1991। अब हम इतना डीप में नहीं जा रहे, हम लोग रिफॉर्म की बात ही नहीं कर रहे। आपको पता है ये थोड़ा मुझे अजीब भी लगता है, बट मुझे लगता है मैं रिफॉर्म की बात करनी चाहिए। बट एनीवेज जो कोर्स है वो कोर्स है, हम लोग रिफॉर्म की बात कर ही नहीं रहे हैं। हमारे लिए यहाँ पर
रिफॉर्म इंपॉर्टेंट है ही नहीं, हम बाकी सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रिफॉर्म में क्या होता है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हम उसकी बात यहाँ पे कर ही नहीं रहे। द पॉलिसी, अब उस समय एक और चीज हुई थी जो मिस आउट हो गई होगी, उस समय हमने हमारी ऑलमोस्ट 20% करेंसी को डिवैल्यूट कर दिया था, ये भी एक कंडीशन थी। सो हमने हमारी करेंसी को डिवैल्यूट किया था। अब ध्यान से सुनना, करेंसी डिवैल्यूएशन से क्या होता है, जब हम करेंसी को डिवैल्यूट करते हैं, करेंसी को रिड्यूस करते हैं, तब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, जैसे मैं करेंसी को डिवैल्यूट करता हूं, ठीक है, अब होगा क्या, मान लो अमेरिका में एक आदमी बैठा है जिसको पहले $1 में इंडिया में 30 रुपए का सामान मिलता था। जैसे हमने करेंसी डिवैल्यूट करी, अब उसको $1 में 36 रुपए का सामान मिल रहा है। तो आप सोचो, अमेरिका वालों के लिए तो ये सेल 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 शुरू हो गई ना बाबा, आप समझ रहे, सेल क्यों चालू हो गई, क्योंकि पहले जब वो $1 खर्चा कर रहा था तो उसे मात्र 30 रुपए का सामान मिलता था, अब जब वो $1 खर्चा कर रहा है तो उसे 36 रुपए का सामान मिल रहा है। क्या ज्यादा सामान मिल रहा है क्या? हाँ सरकार, ज्यादा सामान मिल रहा है। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ हमारे लिए कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने लग गया। अब दूसरी साइड समझो, अब इसी किस्से की दूसरी साइड समझो, इंडिया में एक आदमी बैठा है जिसको पहले $1 का सामान मंगाना होता था तो 30 रुपए खर्चा करने पड़ते थे, अब उसे $1 का सामान मंगाने के लिए 36 रुपए खर्चा करना पड़ रहे हैं। मतलब हमारा इंपोर्ट बढ़ गया और हमारा एक्सपोर्ट गिर गया। ओ सॉरी, हमारा इंपोर्ट गिर गया, एक्सपोर्ट बढ़ गया। समझ में आया ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका के एक बंदे को जिसको $1 में 30 रुपए का सामान मिल रहा था, अब 36 रुपए का सामान मिल रहा है, यानी उसे ज्यादा सामान मिल रहा है। और दूसरी तरफ इंडिया के एक बंदे को जिसको पहले 30 रुपए खर्चा करने पड़ते थे $1 के लिए, उसको 36 रुपए खर्चा करना पड़ रहा है। जस्ट कंसीडर दिस, पहले कैलकुलेटर में इंपोर्ट करता था तो 30 रुपए का पड़ता था, अब 36 रुपए का पड़ रहा है। तो भैया हम लोग बाहर से सामान कम मंगाएंगे, हम लोग बाहर से सामान कम मंगाएंगे, लेकिन इंडिया से हम ज्यादा मंगाएंगे। तो इससे क्या हो गया, हमने हमारे इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया, एक्सपोर्ट को बढ़ाया, ताकि हमारा जो खून बह रहा है हम उसे पट्टी कर पाए। इस तरीके से हमने हमारा खून बहने से रोक दिया। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, हाँ इससे इतना सही नहीं हुआ, उसके बाद एलपीजी आ गया। अब एलपीजी में एक बहुत ही प्यारा किस्सा है थम्स अप का। किसी को पता है व्हाट इज द स्टोरी ऑफ थम्स अप? राइट नाउ थम्स अप इज ओन्ड बाय कोका कोला, लेकिन डू एनीवन नो व्हाट इज द रियल स्टोरी ऑफ थम्स अप? क्या किसी को भी थम्स अप की असली स्टोरी पता है? एनीवन गाइस? आशीष कुमार भाई, भाई अभी देखो स्पीड पकड़ेंगे अपन, ठीक है। पहला चैप्टर मैं हमेशा कहता आया हूं कि मैं बहुत स्लो लेता हूं, क्योंकि पहला चैप्टर जो होता है इट इज लाइक यू नो आपको नॉलेज देने के लिए होता है, उस समय हमारी फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए होता है ना। इसलिए फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो मैं स्लो चलाता हूँ, बहुत स्लो चलाता हूँ। क्यों? क्योंकि समय लगने दो, कोई बात नहीं, कोई लोड नहीं है। उसके बाद फिर अपन थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं, क्योंकि थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी तो सेट होनी चाहिए हमारी, है ना, थोड़ी सी तो फ्रीक्वेंसी सेट होनी चाहिए हमारी। एनीवेज गाइस, ठीक है, चलिए अब आते हैं इस कहानी के ऊपर। आओ, ये कोको कोला एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है, लोगों को समझ नहीं आता, बट कोको कोला अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो, कोका कोला तू शोना शोना तू सर, कोको कोला इज ओन्ड बाय, अब देखो कोको कोला इज, अरे मैं कोको कोला क्यों डाल रहा हूं यार, सॉरी, मेरे को डालना था थम्स अप। थम्स अप सर, थम्स अप इज ओन बाय, देखो भैया अब ध्यान से देखो, थम्स अप इज अ कोको कोला ब्रांड। अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, द कोको कोला कंपनी ओन्स थम्स अप ब्रांड एंड कोको कोला, यस सरकार। अब मजे की बात सुनना, हुआ क्या था, स्टोरी ये है इस कहानी की कि पहले पहले कोको कोला इंडिया में आ गया था, तो 1950s के अराउंड कोको कोला इंडिया में आ गया। फिर स्वदेशी मूवमेंट के कारण 1970s में कोको कोला को हमने भगा दिया, हमने कहा नहीं नहीं नहीं, अंग्रेज भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, है ना। तो हम लोगों ने चिल्लाना चालू किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, इस तरीके के हमने नारे लगाना चालू कर दिए। अब जैसे ही हमने वाले नारे लगाए कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, इस बीच में कोको कोला को भी इंडिया छोड़ना पड़ा, इसीलिए कोको कोला इंडिया छोड़ के चले गए।
अब जैसे ही कोको कोला इंडिया छोड़ के गया, पार्ले वालों को समझ में आया, वाह भाई वाह, मौजा ही मौजा, मजा आ जाएगा। क्योंकि पार्ले वालों का क्या होगा, पार्ले वालों ने सोचा, बोले यार देखो लोगों को ना कोको कोला पीने की आदत हो गई थी, है ना, तो लोगों को कोको कोला पीना अच्छा लगता था, तो पार्ले ने सोचा एक काम करते हैं, हम इसी मोमेंट पर अपनी एक ब्रांड उतार देते हैं। तो कोको कोला वाले ने उतार दिया थम्स, पार्ले वाले ने उतार लिया थम्स अप। इसीलिए द पार्ले ग्रुप started thumbs up in 1977 and Coca-Cola bought thumbs up in 1993। 1993 ही क्यों, क्योंकि 1991 में हमने एलपीजी किया, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबल ब्रांड इंडिया में आएगी और हम भी ग्लोबल जाएंगे, करेक्ट। तो उसी कारणवश कोको कोला वापस आ गई। तो 1993 में रमेश चौहान जी से पार्ले बिस्लरी वाले ग्रुप, यानी बिस्लरी की थी थम्स अप, पता है आपको, थम्स अप वाज ओन्ड बाय बिस्लरी। प्रभु मजे ही मजे, है ना, मजे ही मजे। इसी चक्कर में कोको कोला ने पार्ले जी से थम्स अप खरीद लिया, पार्ले ग्रुप से थम्स अप खरीदा। पता है मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कोको कोला जब वापस इंडिया आया तो कोको कोला को लगा अरे हम तो कोको कोला है, हम तो इंडिया में आते से ही छा जाएंगे। बहुत सारी एड बनवाई, मुझे वो बहुत सारी अच्छी अच्छी एड बनाई कोको कोला ने। कुछ एड्स में आमिर खान भी थे, बहुत ही प्यारी एड बनवाई, ठीक है। एक भी एड के कारण कोको कोला चला ही नहीं, यानी लोगों को कोको कोला पसंद ही नहीं आया, और लोगों को ना थम्स अप पसंद आने लगा था, क्योंकि थम्स अप जो है कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, कंपैरेटिवली स्ट्रांग है थोड़ी सी। तो कोको कोला वापस आया, उसको लगा पूरा इंडिया में जीत जाऊंगा, नहीं जीत पाया। थम्स अप ने जीतने ही नहीं दिया, ठीक है, थम्स अप ने जीतने ही नहीं दिया। अब यहाँ पर एक बहुत मजे की बात है, यहाँ पर एक बहुत मजे की बात है जो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पर एक बहुत मजे की बात है जो आपको समझनी पड़ेगी। थम्स अप अपने आप को कोको कोला को बेचना नहीं चाहता था। कोको कोला ने कहा देखो बाबा, या तो तुम हमसे जुड़ जाओ, वरना हम पूरे देश को कोको कोला फ्री में पिला देंगे, तो आप बर्बाद हो जाओगे। इसी कारणवश आज भी कुछ काम इनके पास है, ठीक है। कोको कोला रीलॉन्च थम्स अप टू कॉम्पीट विद पेप्सी। कोको कोला ने रीलॉन्च किया थम्स अप को, एंड इन 2021 थम्स अप बिकम अ $1 बिलियन ब्रांड इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाई कैफीन होता है, मतलब थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होती है, एंड थम्स अप इज अ वेजिटेरियन प्रोडक्ट, थम्स अप कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। तो मतलब आप समझने की कोशिश करोगे तो ये जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, अब आप बोलते हो ना अरे सर इन सब बातों का बिजनेस से क्या लेना देना, धंधे, क्योंकि हम तो बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना बाबा, हम इकोनॉमिक्स तो ना पढ़ रहे, हम हिस्ट्री में नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो चूंकि हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारा ये समझ पाना कि इन सब बातों का धंधे से क्या लेना देना है यार। आप समझ में आया धंधे से क्या लेना देना है। चलो एनीवेज डन है, हाँ सरकार। चलिए अब बहुत सारे रिफॉर्म्स है सर, बहुत सारे रिफॉर्म्स है, भर भर के रिफॉर्म्स है, भर भर के इंडिया के अंदर हर दूसरे तीसरे दिन रिफॉर्म आएगा। तो पहला आएगा फिस्कल रिफॉर्म। The escalating deficit level rendered the stabilization efforts rather than complicated, bringing fiscal discipline. Reducing fiscal deficit was vital because the crisis caused by excess domestic demand, surge in import, and the withering the current account deficit. Fiscal deficit मतलब भैया हम लोग बहुत ज्यादा चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हम बहुत कम कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग और ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या, हाँ सरकार, हम और ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, डेली 7 बजे है ना, तो हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, हाँ सर, लाइक टोको एक बार, है ना, क्या ये मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, हाँ जी सरकार। चलो एक बार सब लोग हाँ, बोलो 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 सर, एक सिंपल सी बात बताओ, अगर हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो क्या ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है? यस, क्योंकि हमें बार बार डॉलर लगेगा खर्चा करने के लिए, हमें बार बार खर्चा करना पड़ेगा। क्या सर, हमें बार बार खर्चा करना पड़ेगा, इसीलिए पहले फिस्कल डिफिसिट के ऊपर काम किया। सरकार ने क्या किया सर, सरकार ने इसके अंदर भैया क्या किया, इंट्रोडक्शन टू स्टेबल एंड ट्रांसपोर्ट टैक्स स्ट्रक्चर लेके आए, ठीक है, बेटर टैक्स कंप्लायंस बोले, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भैया सही तरीके से करने का बोला सर, सब्सिडीज और इन सब चीजों को और सही तरीके से करना था। गवर्नमेंट अपनी कंपनीज को बेचेंगे ताकि भैया लोग संभालेंगे। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज्यादा काम करे रेदर देन गवर्नमेंट सेक्टर। And in order to bring the fiscal discipline, it was essential to do away the temptation of finance deficit। भैया इस तरीके से किया गया ताकि सब कुछ सही चले। अब मैं आपको एक मजे की बात और बताता हूँ इस पूरे प्रोसेस के बीच में, ठीक है। अब मैं आपको इसमें मजे की बात और बताता हूँ इस पूरे प्रोसेस के अंदर। आपको पता है अडानी जी इतना पैसा कैसे बना पाए? ये सब 1991 की स्टोरी है बाबा, है ना, ये सब 90। खैर मैं आपको आखिरी स्टोरी सुनाऊंगा, इसका स्टोरी सुनाऊंगा क्योंकि यार
हमें हमारे कोर्स के साथ सीख भी लेना है, क्योंकि जितना ज्यादा मैं बहूंगा उतना ज्यादा हमें समय लगेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बट मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत शॉर्ट में स्टोरी समझाता हूँ आपको। सो हुआ क्या, हुआ ये कि भैया जल्दी से ध्यान देंगे, तो हुआ क्या सर, हुआ ये कि उस समय क्या था, उस समय नहीं पहले, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं कि हमें इंपोर्ट घटाना है, ये सब करना है ना। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लफड़े से ठीक पहले इंडिया में एक रूल था। इंडिया में रूल ये था कि आप अगर 100 रुपए का माल एक्सपोर्ट करते हो तभी आप मान के चलो 300-400 रुपए का माल इंपोर्ट कर पाओगे। मतलब अगर आपने एक्सपोर्ट ही नहीं किया तो क्या आप इंपोर्ट कर सकते हो? नहीं। अगर कोई भी कंपनी एक्सपोर्ट नहीं कर रही है तो वो कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर सकती। अब इस रूल का एक ट्विस्ट निकाला गया। तो सरकार क्या करती थी, सरकार हर एक्सपोर्ट करने पर कुछ क्रेडिट्स देती थी, कुछ पॉइंट्स देती थी, है ना। लेट अस कंसीडर एज अ गेमिफाइड। तो अगर मैंने 1 लाख रुपए का माल एक्सपोर्ट किया तो सरकार मुझे 1 लाख पॉइंट दे देगी। अब उस 1 लाख पॉइंट से मैं माल को इंपोर्ट कर सकता हूं। करेक्ट? हाँ सर। अब यहीं पे मजे की बात हुई, सुनना, वापस से रिपीट करता हूं। अगर मैं 1 लाख रुपए का माल एक्सपोर्ट करता हूं तो सरकार मुझे 1 लाख रुपए की पॉइंट्स दे देगी, जिससे मैं 1 लाख रुपए का माल इंपोर्ट कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं माल इंपोर्ट कर ही नहीं सकता। अड्डानी जी उस समय बहुत सारा माल इंपोर्ट करते थे, तो उन्होंने एक, पता है, कंपनी ही खरीद ली थी, स्पेसिफिकली एक कंपनी खरीद ली थी। उस कंपनी का काम पता है क्या था? वो कंपनी गुजरात की कोई गवर्नमेंट की कंपनी थी जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करती थी। तो अड्डानी जी ने पहले तो बहुत सारे लफड़े पहले, और उसके बाद फाइनली अड्डानी जी ने वो कंपनी ही खरीद ली। उससे क्या हुआ, जितना भी वो कंपनी एक्सपोर्ट करती थी, क्योंकि वो कंपनी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करती थी, तो जितना भी वो कंपनी एक्सपोर्ट करती थी उनके सारे के सारे क्रेडिट को यूटिलाइज करके बहुत सारा माल इंपोर्ट कर सकते थे। इसी बीच में एक और किस्सा माना जाता है कि जो, क्या नाम है, धीरूभाई अंबानी जी, उन्होंने भी इस समय का बहुत फायदा उठाया। तो यार ये सब बातें हैं जो समझने वाली बात है, ठीक है। मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, सिर्फ एक जगह रिफॉर्म नहीं आया बाबा, हर जगह रिफॉर्म आया था। Drastic monetary and finance sector reforms were introduced with the object of making the financial system more efficient and transparent. The focus was mostly on reducing the burden of non-performing assets on government banks, introducing sustained competition and deregulation interest rate. इसमें कोई पता है मजे की बात क्या हुई? देखो, बहुत, मैं आपको इतने सारे किस्से सुना सकता हूँ, क्योंकि हमारी इकोनॉमी यहाँ पे ना, मैं कहता हूँ ना, मैं पहले से कह रहा हूँ, हम आजाद 1991 में हुए। तो पता है क्या होता था, मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलो मजे की बात देखो, ठीक है। तो हम रिफॉर्म पढ़ रहे हैं ना, मैं आपको रिफॉर्म का रियल इंपैक्ट दिखा रहा हूं। व्हेन HDFC बैंक एस्टेब्लिश्ड, देखो कब एस्टेब्लिश हुई? 1994। ICICI बैंक एस्टेब्लिश्ड 1994। व्हेन एक्सिस बैंक एस्टेब्लिश्ड 1993। मतलब मेरे बर्थ, मतलब मेरे, मैं पैदा नहीं होता, बट हाँ मेरे बर्थ डेट और मेरी इनकी डेट से, 3 दिसंबर। समझने की कोशिश करो बाबा, समझने की कोशिश करो। आप जो पढ़ रहे हो वही हो रहा है। हम जो पढ़ रहे हैं कि भैया ये सारे के सारे रिफॉर्म्स वगैरह आए, हम जो रिफॉर्म पढ़ रहे हैं उन्हीं का इंपैक्ट मैं आपको दिखा रहा हूं कि उनका इंपैक्ट हमें लाइव दिख रहा है। इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन हुआ, रिडक्शन इन कंट्रोल ऑन द बैंक्स बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल किया गया कि यार अपने सबसे ब्याज दे सकते हो। ओपनिंग ऑफ अ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये आपको पढ़ाने से पहले मैंने आपको लाइव दिखाया है कि एक्सिस बैंक खुला, एचडीएफसी खुला, आईसीआईसी खुला। यानी अगर ये रिफॉर्म नहीं आते तो ऐसा कभी होता ही नहीं। एंड फैसिलिटेट ग्रेटर कॉम्पिटिशन अमंग द पब्लिक प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक साइमल्टेनियसली, रिमूवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दैट रिड्यूस एफिशिएंसी। भैया सारे के सारे कंट्रोल कर दो जिससे एफिशिएंसी में डिफिकल्टी आ रही है। रिडक्शन इन एसएलआर एंड सीआरआर, ये हमारे कोर्स का पार्ट है लेकिन शॉर्ट में समझाता हूं। एसएलआर मतलब जैसे बैंक के पास 100 रुपए डिपॉजिट में है तो एसएलआर वो अमाउंट होता है जो बैंक अपने पास रखती है, और सीआरआर वो अमाउंट होता है जो बैंक आरबीआई के पास रखती है। नाउ इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ एनी एसेट्स और एनीथिंग। Liberalization of bank branch licensing policy and granting freedom to banks in respect of opening, relocating and closure of branch। पहले इतना कंट्रोल करती थी आरबीआई, खैर आज भी बहुत कंट्रोल है आरबीआई को, और आरबीआई का कंट्रोल होना चाहिए, जरूरी है। Prudential norms and accounting in respect of classification of assets, disclosure of income and provision for bad debts were introduced in tune with the
नरसिम्हा राव कमेटी रिकमेंडेशन, मतलब साला कमर्शियल बैंक बनाया गया। मतलब सोच के देखो, उससे पहले तक तो भैया प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स ये सब पॉइंट ही नहीं थे यार। जस्ट 1 सेकंड गाइस, जस्ट 1 सेकंड। चलो गाइस, यस, ओके। वेयर आई गेट दिस नोट्स, भाई यू कैन डाउनलोड दिस नोट्स फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप, या फिर मैंने भी शुरू में वीडियो के ना क्यूआर कोड दिखाया था टू गेट द नोट्स, आप उसको एक्सेस कर लो। वर्चुअल लाइब्रेरी में हम लोग नोट्स डाल देंगे, ठीक है। हाँ सर। तो यार ये रिफॉर्म्स के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, सेबी आ गया था क्या? हाँ सरकार, सेबी आ गया था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड आ गया था इन देखो सेटअप हुआ था 1988 में, लेकिन अच्छा दिया भाई नहीं क्या? ओहो कोई बात नहीं। लेकिन अब देखो, अब यहां पे देखना, ठीक है, मैं आपके सामने लाता हूं। सेबी स्टार्ट डेट इन विच ईयर? ये हो गया था 1988 में, हो गया था क्या? हाँ सरकार। अरे भाई एक सेकंड, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैं आपको दिखा रहा हूं। The SEBI of India was considered as a non-statutory body in April 12, 1988। ये सब डेट्स याद रखनी पड़ेगी। फिर क्या हुआ सर? अबे अबे मैं नहीं खेल रहा, रुको 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 1992। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अरे रुको 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 रुको, सेबी उसको अरे यार मैं नहीं खेल रहा यार, एक सेकेंड यार, ये तो गूगल बाबा चीटिंग कर रहे हैं यार। गूगल बाबा चीटिंग कर रहे हैं यार, ठीक है, ये तो गूगल बाबा चीटिंग कर रहे हैं यार। विकिपीडिया तुम ही हो हमारे सहारा, ठीक है, अब तुमसे हमारा है सब कुछ। हाँ ये देखो 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 देखो, ठीक है भैया भैया भैया, है ना। तो जो सेबी है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1988 में, लेकिन उसका स्टैट्यूटरी स्टेटस यानी एक्चुअली उसने काम करना चालू किया था 30 जनवरी 1992 को। ये दोनों डेट याद रखनी पड़ेगी, एक डेट से काम नहीं होगा। तो वो देखो क्वेश्चन में पूछा जाता है एस्टेब्लिश कब हुआ था? सर एस्टेब्लिश हुआ था 1988 में, ठीक है। स्टैब्लिश कब हुआ था? सर स्टैब्लिश हुआ था 1988 में, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना? सर स्टैट्यूटरी बॉडी बना था वो 1992 में। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ सर दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों डेट पूछा सकती है। हाँ सर का, हाँ वो मेरे को भी लग रहा है फैक्चुअल 2 पीएम, मुझे भी वही लग रहा है बेटा, कुछ हुआ होगा। ठीक है मैं लोड नहीं लेता, पता मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, आई एम दैट काइंड ऑफ द पर्सन की मुझे इन सब बातों से पड़ता नहीं, पर्सनली कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब मैं देखता ही नहीं, ठीक है, वो मैं देखता भी नहीं, वो मैंने देखा मतलब देखता नहीं इन द सेंस ऑफ, मुझे ना एक होता है ना दिल पे लगने वाली बात, क्या यार ये क्या है वो क्या है, आई डोंट गिव दैट अ वैल्यू ऑफ द टाइम विच इट शुड गेट, ऐसा। तो यार मजे करते हैं जिंदगी में, सब मोहमाया है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया क्या? हाँ जी सरकार, एक सेकंड यार, चलो छोड़ो सब मोहमाया, चलो सब मोहमाया। तो भैया 1992 में इट वाज मतलब स्टैट्यूटरी स्टेटस का मिला 1992 में, सब बाद में हुआ, ठीक है भैया। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इतनी सारी बातें कर ली तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहां से नई नहीं बनाएंगे? बिना इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाए क्या करेंगे? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑन 24th July 1991, sought to substantially deregulate industry so far to promote growth of a more efficient कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। मतलब एक तरीके से अगर आप देखोगे तो भैया एक तरीके से पूरा नया बनाया गया, हाँ, सो दैट लाइसेंस राज को खत्म किया जा सके।
जो ये लाइसेंस था ना, इस लाइसेंस राज को खत्म किया जा सके, और उसके साथ भैया चल, तो भैया समझ में आया क्या? हाँ, लाइसेंस राज को बंद किया। अरे लाइसेंस राज के पहले अपन इतना सारा पढ़ लिया, मैं क्या इस पे समय दूंगा? आप सब लोगों को पता है कि लाइसेंस राज के चक्कर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, उसके बावजूद भी दिस इज सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड 5 नेमली आर्म्स एंड एमिनेशन, एटॉमिक सब्सटेंस, नार्कोटिक ड्रग्स एंड हैजार्ड्स, केमिकल्स, distillation and brewing of alcohol, drinking cigarettes, as this have several implication on health, safety and environment. इन्हें छोड़कर भैया सरकार ने कहा सब जी लो अपनी जिंदगी, बट यहां पर हम रहेंगे, ठीक है। पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड टू 8 सेक्टर बेस्ड ऑन सिक्योरिटी ऑन स्टेट ग्राउंड्स, ठीक है भैया, रेलवे को छोड़ के, ठीक है। एमआरटीपी एक्ट was restructured and the provision related to merger, amalgamation, takeover were repealed. This has eliminated the need for pre-entry scrutiny of investment. मतलब भैया जो MRTP एक्ट था उसमें मेजर चेंजेस किए गए, है ना। मेजर मतलब भैया यार इतने सारी समस्या ना नहीं चलेगी, समस्या कम करो कम करो कम करो कम करो कम करो, ऐसा करके, ठीक है। Many goods produced by small scale industries have been reserved, enabling entry for large scale industries. तो भैया सब क्योंकि डी रिजर्व कर दिया था उसको। द पॉलिसी एंडेड द पब्लिक सेक्टर मोनोपोली इन मैनी सेक्टर। The number of areas reserved for public sector was narrowed down to ensure liberal participation by the private sector. Only 8 industries which are the importance due to strategic and security concerns were reserved for the public sector. यानी 8 को छोड़कर सारी की सारी इंडस्ट्रीज को छोड़ दी, बोले जिसको जो करना है, जो बिजनेस करना है, जैसा बिजनेस करना है, सब करो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज आल्सो लिबरलाइज्ड, इसी के चक्कर में तो सारी कंपनियां इंडिया में आई थी ना। The concept of automatic approval was introduced for foreign direct investment up to 51%, यानी डायरेक्ट कंपनियां आएगी, डायरेक्ट 51% का स्टेक लेगी और डायरेक्ट मजे करेगी, किसी की कोई परमिशन नहीं लगेगी, ठीक है। एंड FDI is provided only in 4 sector: रिटेल ट्रेड, एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी बिजनेस एंड बेटिंग एंड गैम्बलिंग। उस समय इन 4 में रुका गया था, ठीक है। External trade was further liberalized by substituting the positive list approach of listing license-free items on OGL, open हो गया, लाइसेंस आ गया भैया, हर चीज को हटाया गया। मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी के दम पे आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि सारा पूरा नया देश ही लिख दिया इन्होंने, विच इज गुड, हाँ विच इज गुड। अब आप देखोगे, ठीक है, चलो अब आप देखोगे इन 1990 to 1991 द हाईएस्ट टैरिफ रेट वाज 355%, टैरिफ रेट 355% था, उसे रिड्यूस करके 85% किया, फिर 50% किया, इस तरीके से, और आखिरी में अब तो जो है 10% के आसपास तक उसको लेके आ गए हैं। मतलब एक्सेप्शन ऑफ समथिंग, ऑटोमोबाइल मतलब मजे के बताता हूं, आज अगर आप एक कार खरीदते हो मान लो 5 करोड़ रुपए की, ठीक है, आज अगर आप एक काम कर, ठीक है 5 करोड़ रुपए की, तो आपको पता है 5 करोड़ रुपए की अगर आप अमेरिकन लैंग्वेज में अगर कार खरीदते हो तो आपको उसको इंपोर्ट करने के लिए 5 करोड़ रुपए का टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। रूपी वॉज डिवेल्यूड बाय 18%, जैसा मैंने आपको बताया, अगेंस्ट द डॉलर। From 1994 onwards, all current transactions, including business, education, medical, and foreign travel, were permitted at market exchange rate. मैं आपको बता चुका हूं कि पहले जो था हमारे यहाँ की फिक्स करेंसी रेट होता था, फ्लक्चुएशंस अलाउड नहीं थे, ये सब प्रॉब्लम्स थी। The disinvestment of government holding on equity share capital of public sector enterprise was a very bold step. The मतलब देखो मैं आपको समझाता हूँ कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज थी उन्हें डिसइन्वेस्ट किया गया, मतलब भैया बोले पब्लिक वालों को बोला तुम ले लो। यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, पता है, बीच में किसी और की सरकार आई थी, मैं नाम बोल रहा हूं, शायद चंद्रशेखर करके कुछ नाम था उनका, उनकी सरकार आई थी। अब उन्होंने पता है क्या किया, आइडिया क्या था गवर्नमेंट का आइडिया था कि जितनी भी लॉस मेकिंग बिजनेस है उन सबको प्राइवेटाइज करते हैं, सो दैट क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे जो गवर्नमेंट के ऊपर लॉस है उसे हम रिड्यूस करेंगे, गवर्नमेंट का लॉस कम करेंगे, और गवर्नमेंट जो है भैया जो धंधा गवर्नमेंट से नहीं हो रहा उसको छोड़ेंगे, बाकी धंधों पे ध्यान देंगे। करेक्ट, यस। हुआ क्या, बीच में कोई बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने 39 कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन किया, डिसइन्वेस्टमेंट को, प्राइवेटाइजेशन को, कुछ भी उन्होंने किया, ठीक है। उसमें से पता है 39 में से 36 प्रॉफिटेबल कंपनियां थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, बेचा। अब उन्होंने क्या किया, अरे उनका ड्राइवर है बेटा तू भी सीईओ, तू भी सीईओ, उनका गार्ड है बेटा तू भी सीईओ, सबको सीईओ बना दिया, क्योंकि 39 में से 36 प्रॉफिटेबल कंपनीज को बाहर निकालने का मतलब समझते हो, वरना कोई आदमी क्यों करेगा। मैं नाम वही बोल रहा हूं आदमी का, मैं उन व्यक्ति का नाम मिस आउट कर रहा हूं, शायद चंद्र करके कुछ था उनका नाम,
बट आप सोच के तो देखो कितना इंपैक्ट हुआ। भैया आज की तारीख में अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार शायद जो लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स है उन्हें नहीं हटाती, और मतलब सॉरी प्रॉफिटेबल जो कंपनीज थी उन्हें नहीं हटाती, तो शायद कुछ अच्छा हो सकता था। बट प्रभु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के मन में था कीड़ा। और देखो ये सब बातें समझने की जरूरत है ना यार। चलिए, द पॉलिसी रिफॉर्म क्या हुआ? डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हटाओ भैया, कोई रिस्ट्रिक्शन डायरेक्टली लगाएंगे। फोकसिंग मोर आउटवर्ड ओरिएंटेड रीजन एंड फेज रिडक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैरिफ्स। रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट्स, थोड़ा और क्योंकि अब ग्लोबलाइज कर रहे हो ना। A number of export incentives were continued and new ones were initiated for boosting export. Export duties were removed to increase the competitive position of Indian goods and international market. भैया एक्सपोर्ट ड्यूटीज रिमूव किया क्या मतलब? पहले साल अगर हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे ना तो हमको उस पे भी चार्ज लग रहा था, फिर हमने उसको हटाया, बोले नहीं 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 नहीं, हटाओ हटाओ हटाओ, मजे करो जिंदगी के। In 1991, India still had a fixed exchange rate system under which, मतलब 1991 तक था, बट उसके बाद उनको हटा के थोड़ा थोड़ा कम किया गया, रुपी को भी डिवेल्यूट किया गया, हम सब ने पढ़ लिया। In March 1992, the government decided to establish dual exchange rate regime, मतलब भैया अपन जो है फ्री फ्लोट अलाउ करेंगे रेट का, और जाकर ये देखो ये देखो देखो। In March 1993, the government unified the exchange rate and allowed for the first time रुपी टू फ्लोट। आज अपन देखते हैं ना हर मिनट में रुपीस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। ये अलाउ 1993 में हुआ, 1993 से पहले तो ये सिस्टम ही नहीं था। सोच के लगता है ना यार ये ऐसा कैसे हो गया, क्या हो गया, ऐसा लगता है, बट यही फैक्ट है। इंडिया हैज विटनेस्ड vast changes over last 31 years of economic reform. Changes enumerated below are only मतलब ये तो क्या 31 ईयर लिखा हुआ है, अब तो 34 इयर्स हो गए हैं, तो भैया बहुत सारी चीजें हुई क्या? हाँ सरकार, इंडिया आज की तारीख में एक अच्छी ग्लोबल इकोनॉमी बना हुआ है ना। इंडिया हैज प्रोग्रेसिवली मूव टुवर्ड्स अ मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, है ना, कि भैया आज हमारा अच्छी इकोनॉमी, मतलब सरकार का इन्वॉल्वमेंट है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। देयर इज एन अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स। सर कहां पैसा आ रहा है भाई? खैर ऑल्दो अंग्रेजों का आ रहा है, वही कमा के जा रहे हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट मैटर। A number of sectors such as auto components, telecommunication, software, pharmaceutical, biotechnical, and professional service have achieved very high level of international competitiveness. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भाई TCS, Infosys, Wipro, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां पता है आज भी इंडिया से सिर्फ और सिर्फ बढ़िया एक्सपोर्ट कर रही है। इनके धंधे का 90-95% बाहर से आता है। यही तो जो लिखा हुआ है वही तो बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। Easing of trade control has enabled easier access to foreign technologies, input, know-how and finance. Stable foreign direct investment चालू हुआ है जिससे बहुत पैसा बढ़ा है, FPI वगैरह है। इंडिया ने भैया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और इन सबके साथ बहुत ही अच्छा सिस्टम रहा है। अब हमारे पास 8 महीने का पैसा है। आज की तारीख में इंडिया के पास 8 महीने का पैसा है, नहीं खुदा ना खास्ता कल को कुछ गलत हो जाए तो इंडिया 8 महीने तक बिना कुछ भी करे इंपोर्ट कर सकता है। इतना पैसा इंडिया के पास है, हाईएस्ट रिजर्व के ऊपर है। Robust demand for information technology and financial service has kept, मतलब भैया यहाँ पे 3.7% ऑफ जीडीपी चल रहा है। प्रेशर ऑन द इंडियन रुपीज इज लोअर, पहले ज्यादा था, अभी और कम हुआ है, वैसे और कितना कम होना चाहिए अलग बात है, बट ठीक है। इंक्रीज इनकम, लार्ज डोमेस्टिक मार्केट, हाई लेवल ऑफ एग्रीगेट, सारी चीजें हुई है। इंडिया इज बेटर प्लेस देन मोस्ट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक्स। आज की तारीख में इंडिया अच्छा, और ये बात हम छोड़ो अंग्रेज भी मानते हो, सबको पता है ना। Reform led to increased competition in sector like banking, insurance and other financial services, leading to greater customer choice. आज की तारीख में आप सोच के देखो, मैं ना SBI जाना चाहता हूँ, ना मैं PNB जाना चाहता हूँ, नहीं मैं बैंक ऑफ इंडिया जाना चाहता हूँ, मैं इन सब बैंक जाने नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि भैया मेरे पास अच्छे ऑप्शंस हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैव अचीव फिनोमिनल ग्रोथ। भैया पहले तो क्या ही होगा, बट चलो ठीक है, अच्छी बात है ना। वैल्यू एडेड शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज हैव डिक्लाइंड। भैया मतलब पहले हमारे देश में ज्यादातर कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का था, वो कम हो रहा है। आई शुड रादर से कि एग्रीकल्चर का परसेंटेज कम नहीं हो रहा है, बाकी चीजें बढ़ रही है, ठीक है। इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर हैज आल्सो डिपेंडेंट कंसिडर्ड ड्यू टू इंक्रीज फाइनेंशियल सेक्टर लिबरलाइजेशन। हाउएवर द कंट्री इज कंस्ट्रेंड बाय हाई लेवल ऑफ फिस्कल डिफिसिट है, आज भी इन्फ्लेशन है, हाई लेवल ऑफ डेट है हमारा, ये सब आज भी इशू है। आपको पता है, मैं आपको एक ऐसी नॉर्मल बात बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको ऐसे नॉर्मल बात बताता हूँ, थोड़ा आपके ज्ञान के लिए बताता हूँ। आपको पता है हमारे देश में आज भी हम 20%, यानी मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा,
मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये वाला बजट ऑफ फरवरी 2025 के बजट में आपको पता है हम लोगों ने 20% जो पूरे बजट में खर्चा हो रहा है उसका 20% खर्चा सिर्फ और सिर्फ ब्याज देने में जा रहा है। इतने टाइम बाद भी अगर हमारा 20% पैसा, पहले तो 24% भी रहा है, 20% ऑफ आर जीडीपी ऑफ आर टोटल बजट इज जस्ट गोइंग फॉर द इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये है कुछ चीजें सीखने की, ये है कुछ चीजें समझने की। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर टेलिसन। बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते चलो, बाय बाय। कल अपन आगे बढ़ेंगे और अब बहुत ही नॉर्मल सा डिस्कशन बचा है, 1 या 2 दिन के अंदर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर टेलिसन। बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते चलो, बाय बाय गाइस, बाय।